नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डायल इंडिकेटर के बारे में स्टडी किए थे। डायल इंडिकेटर एक प्रकार का क्या था? मैकेनिकल कंपैरेटर था। तो आज हम बात करने वाले हैं सिग्मा कंपैरेटर के बारे में, जो यह भी एक प्रकार का मैकेनिकल कंपैरेटर ही है। तो आज हम लोग देखेंगे सिग्मा कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सिग्मा कंपैरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सिग्मा कंपैरेटर का सिग्मा कंपैरेटर डिवाइस में हम लोग मैग्नीफिकेशन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे एडवांटेज ऑफ सिग्मा कंपैरेटर का एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सिग्मा कंपैरेटर का क्या डिसएडवांटेज है। तो इन सारे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको ये बताया गया है आपको सिग्मा कंपैरेटर के कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में ये फिगर में ड्रॉ किया गया है। तो ये फिगर आपको इसलिए यहाँ पे हेल्प के लिए दिया गया है ताकि जब अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर मेरे द्वारा बनाए गए फिगर से किसी प्रकार का तकलीफ होता है तो आप इस फिगर का सहारा ले सकते हैं। फिर लास्ट में आपका एक फिगर है क्रॉस स्ट्रिप हिंज यूज्ड इन सिग्मा कंपैरेटर में हम लोग एक क्रॉस स्ट्रिप हिंज यूज करते हैं। इसको इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको यहाँ पर विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि आपका जो है वो आपका मेंबर जो है वर्कपीस जो है एक फिक्स्ड वर्कपीस एक फिक्स्ड मेंबर है और एक मूवेबल मेंबर है। तो किस प्रकार से ये जो है अटैच होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल में हेल्प करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे फिगर एक्स्ट्रा ड्रॉ किए क्रॉस स्ट्रिप हिंज। तो इसको भी समझेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग सबसे पहले समझते हैं सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। तो सिग्मा कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो सिग्मा कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन को स्टडी से पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि कंपैरेटर होता है तो क्या होता है। तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि कंपैरेटर जो है एक प्रकार का कंपेयरिंग डिवाइस है। कंपैरेटर एक प्रकार का कंपेयरिंग डिवाइस है जो कंपेयर करके बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि वर्कपीस के डायमेंशन को स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड आपका ले रहे थे हम लोग स्लिप गेजेस ले रहे थे। तो स्लिप गेजेस के हेल्प से वर्कपीस के डायमेंशन में कंपेरिजन कर रहे थे। और कंपेरिजन करने वाला डिवाइस क्या था? कंपेरिजन करने वाला डिवाइस एक था कंपैरेटर, उसी डिवाइस का नाम था कंपैरेटर। तो कंपैरेटर में एक हम लोग पढ़े हैं अभी डायल इंडिकेटर के बारे में। तो हम लोग देख रहे थे कि डायल इंडिकेटर को हम लोग सबसे पहले सेट कर रहे थे एक स्टैंडर्ड के साथ, और स्टैंडर्ड के साथ सेट करने के बाद इसके नीडल को 0 पर सेट कर रहे थे। फिर इस कंपैरेटर को हम लोग स्मॉल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ स्टैंडर्ड एंड वर्कपीस। तो जैसे जैसे हम लोग ये डायल इंडिकेटर को मूवमेंट प्रोवाइड करते हुए वर्कपीस के सरफेस पर लाएं, तो जैसे आपको वर्कपीस के सरफेस पे आया तो फिर इसको सरफेस पे मूव कराने के दौरान हम लोग देख रहे थे कि इसके नीडल में कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्कपीस के डायमेंशन में स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन भी जो आ रहा था उसको सेंसिंग डिवाइस उसको क्या कर रहा था? सेंस कर रहा था। और सेंस करके अगर इस वैल्यू को डायरेक्ट अगर डिस्प्ले यूनिट पर शो कर देगा तो यहाँ तक ये भी हो सकता है कि जो स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन है ना वो डिस्प्ले यूनिट पर इतना छोटा आएगा, इतना छोटा उसका वैल्यू आएगा कि उसको हम लोग इजीली रीड भी नहीं कर सकते हैं। तो अब भैया हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि भैया जो सेंसिंग डिवाइस का जो काम था, प्लंजर जो आपका सेंसिंग डिवाइस का काम कर रहा है वो तो वैल्यू को सेंस कर ले रहा है कि भैया आपके वर्कपीस में जो है स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन देखने को मिल रहा है एज कंपेरिजन टू स्टैंडर्ड। लेकिन उस वैल्यू को जो स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन जो आ रहा था वो तो हम सेंस कर ले रहे थे, यानी प्लंजर सेंस कर ले रहा था। लेकिन उस वैल्यू को अगर उसमें अगर मैग्नीफाइंग डिवाइसेस नहीं लगाए रहेंगे तो क्या करेगा? मैग्नीफाइंग डिवाइसेस नहीं लगे रहेंगे तो डायरेक्ट डिस्प्ले यूनिट पर शो करेगा, उस वैल्यू को हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। तो उसे रीडेबल करने के लिए स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन को रीडेबल करने के लिए उस कंपैरेटर में एक मैग्नीफाइंग डिवाइसेस लगा देते हैं। और उस मैग्नीफाइंग डिवाइसेस का क्या काम है? जो स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन जो आ रहा था उसको क्या कर रहा था? उसको मैग्नीफाई करके
उस वैल्यू को डिस्प्ले यूनिट पे भेज रहा था, और जैसे ही उस वैल्यू जो स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन था उसको मैग्नीफाई करके डिस्प्ले यूनिट पर भेज रहा था, तो उस डाटा को, उस आउटपुट को हम इजीली क्या कर रहे थे, डिस्प्ले यूनिट पर रीड कर रहे थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि ये जो डाटा जो आपका आया वो रीडेबल आया, और तब हम लोग बोलेंगे कि भैया आपके वर्कपीस के डायमेंशन में वेरिएशन है विथ द स्टैंडर्ड के साथ जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं आपके वर्कपीस को, तो आपके वर्कपीस के सरफेस जो है फ्लैट नहीं है, आपके वर्कपीस में वेरिएशन है। तो इस तरीक़ा से हम लोग किसी भी कंपैरेटर से हम लोग वर्कपीस के सरफेस के फ्लैटनेस को चेक कर रहे थे। तो इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। सिग्मा कंपैरेटर किस प्रकार से काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सिग्मा कंपैरेटर का के कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें जो है एक प्रकार का प्लंजर लगा रहता है, एक प्लंजर लगा रहता है, जो कि ये प्लंजर है, ये क्या है, प्लंजर है। तो ये जो है पूरा इस प्रकार से यहाँ पे कॉनिकल आपका टिप है, इस पर ये जो है आपका प्लंजर है। फिर देख रहे हैं कि प्लंजर में एक प्रकार का ग्रूव कटा हुआ इस तरीक़ा से, ये आपका इस तरीक़ा से स्ट्रेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है इस प्रकार का ग्रूव कटा हुआ। तो इस ग्रूव को जब भी कोई स्ट्रेट फ्लैट सरफेस पर इस प्रकार का किसी प्रकार का एक ग्रूव काट दिया जाए इस तरीक़ा से, तो इस ग्रूव को हम लोग नोच भी बोलते हैं। इस ग्रूव को क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं। तो इस प्लंजर में एक ग्रूव कट किया गया है, और इस ग्रूव कट कर करके क्या किए हैं कि इस प्लंजर के साथ एक नाइफ एज अटैच किए हैं, जो कि एक दो स्क्रू के साथ इसको नाइफ एज को अटैच किए हैं। और इसको ये नाइफ एज के नाइफ को हम लोग इस तरीक़े से अटैच करते हैं कि इसका जो आपका टीथ होता है, नाइफ एज का जो टीथ होता है, वो आपके प्लंजर के ग्रूव में, यानी कि कहने का मतलब ये प्लंजर के नोच में जाकर के क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो जैसे ही आप नाइफ एज का टीथ जो है वो प्लंजर के नोच में जाकर के एडजस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, नाइफ एज को दो स्क्रू के साथ यहाँ और यहाँ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, टाइट कर देंगे। टाइट करने का मतलब क्या है, टाइट इसलिए करेंगे कि जो आपका यहाँ पे एक्स डिस्टेंस जो शो किया गया है ना, वो एक्स डिस्टेंस आपको क्या रहे, एडजस्ट रहे परमानेंटली, ये जो है से वैरी नहीं करें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो स्क्रू का यूज करते हैं, ताकि जो ये एक्स डिस्टेंस जो है वो आपका फिक्स्ड ब्लॉक और फिर आपका नाइफ एज, ये फिक्स्ड ब्लॉक जहाँ से हिंज है वहाँ से लेकर के आपको नाइफ एज है वहाँ के बीच के डिस्टेंस को फिक्स करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका प्लंजर जो है वर्कपीस के साथ अटैच है, ये टच में है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि प्लंजर में जो है एक ग्रूव कट किया गया, इस तरीके से ग्रूव कट किया गया। इस ग्रूव को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉच एंड ग्रूव भी बोल रहे थे। फिर इस ग्रूव के साथ, इस नोच के साथ नाइफ एज के टीथ को हम लोग अटैच कर दे रहे थे, टच करा रहे थे। फिर इसी में जैसे ही आप नाइफ एज के टीथ को इस ग्रूव में टच कराएंगे, इसमें एंट्री करा देंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्क्रू के साथ, दो स्क्रू के साथ इस नाइफ एज को क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो है हिंज और नाइफ एज के बीच का जो डिस्टेंस एक्स है ये कॉन्स्टेंट बना रहे, एडजस्ट रहे। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि नाइफ एज का दूसरा सिरा जो है से आपको मूविंग ब्लॉक के साथ क्या है, अटैच है। फिर इसमें देख रहे हैं कि दो स्ट्रिप है, इस तरीका से आपको दो स्ट्रिप दिखाई दे रहे होंगे, जो एक दूसरे पर क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो नाइफ एज का जो आपका एक छोर है, एक जो एंड है, वो मूविंग ब्लॉक पे, ना कि आपका फिक्स्ड ब्लॉक पे, एक मूविंग ब्लॉक पे, यहाँ पे आपका मूविंग ब्लॉक है और ये जो है आपका फिक्स्ड ब्लॉक है। ये आपको फ्रंट फिगर में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि ये फिगर ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू लिए और इसका फ्रंट व्यू लिए, तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। और ये स्ट्रिप है, ये
वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो इसी पर इस तरीक़े से आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल क्या हुआ और वर्टिकल ये हुआ। और इसका ये फ्रंट व्यू देखेंगे अगर इस तरीक़े से सामने से, तो हम लोग देखेंगे इसका इस तरीक़े से बनेगा। तो आपका इस तरीक़े से स्ट्रिप बन गया, इस तरीक़े से स्ट्रिप बन गया। और इसी पर क्या है, ये फिक्स्ड ब्लॉक है और ये आपका मूवेबल ब्लॉक है। ये आपका क्या है, मूवेबल ब्लॉक है। तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। एक ही आपको फ्रंट व्यू में मतलब कि इस तरीक़े से ये फ्रंट व्यू, इसको अगर फ्रंट व्यू मानेंगे, फ्रंट व्यू इसको मानेंगे, तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे इजीली समझने के लिए हम इसीलिए इस क्रॉस स्ट्रिप हिंज को यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किए गए हैं। तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। तो इसमें क्या रहता है, इस नाइफ एज के एक एंड को हम लोग मूविंग ब्लॉक के साथ क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये मूविंग ब्लॉक जो रहता है वो स्ट्रिप के साथ रहता है, स्ट्रिप के साथ इस तरीक़े से रहता है। दो स्ट्रिप है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। और ये जो है आपका मूविंग, ये फिक्स्ड ब्लॉक है और ये मूविंग ब्लॉक है। फिर क्या करते हैं, इसके बाद इस मूविंग ब्लॉक के साथ हम लोग वाई आर्म को अटैच करते हैं। यहाँ पे वाई आर्म ये है, यहाँ से ये जो है आपका वाई आर्म है। तो इस वाई आर्म के साथ क्या कर देते हैं, इस वाई आर्म को क्या करते हैं, मूविंग ब्लॉक के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, ना कि फिक्स्ड ब्लॉक के साथ अटैच करते हैं। तो जैसे ही हम लोग मूविंग ब्लॉक के साथ वाई आर्म को अटैच किए, फिर देख रहे हैं कि दूसरा सिरा जो है से आपका वाई आर्म का दूसरा सिरा जो है से आपको किसी भी बैंड से, किसी भी बैंड यानी कि फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड से क्या रहता है, अटैच रहता है। और फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड जो होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड जो होता है वो एक प्रकार का क्या रहता है, एक प्रकार का फीता रहता है, एक प्रकार का बैंड रहता है जो इस ड्रम के साथ टच में रहता है। और ये ड्रम के साथ जो रहता है, हम इस ड्रम का काम क्या है, इस ड्रम का काम क्या है कि ये बैंड को क्या करें, टाइट करके रखें। और इसमें फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन के कारण इसको क्या करता है, इसको मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। जब इसमें टेंडेंसी होता है मूव करने का इस बैंड में, तो इसमें ड्रम का काम क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो जैसे ये बैंड अगर मूव करेगा, ये फीता अगर मूव करेगा, तो आपका ड्रम भी मूव करेगा। और ड्रम मूव करेगा तो आपको ड्रम के साथ एक क्या अटैच रहता है, एक नीडल रहता है, एक नीडल, यानी कहने का मतलब इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। तो पॉइंटर भी लगा रहता है। जैसे ही आपका ये बैंड मूव करेगा तो आपका ड्रम भी मूव करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। और ये ड्रम जो रहते हैं मूवेबल होते हैं। जैसे ही आपका ड्रम मूव करेगा तो पॉइंटर भी क्या करेगा, मूव करेगा। और पॉइंटर मूव करेगा तो आपको यहाँ पे स्केल पर क्या करता है, स्केल पर इसके आउटपुट डिस्प्ले यूनिट पर, डिस्प्ले डिवाइस पर ये क्या करता है, ये स्केल, ये पॉइंटर जो है वो वैल्यू को शो करता है कि भैया आपके स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन जो है वो सेंस हो रहा है। तो इस तरीक़ा से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि ये जो है आपका स्केल रहता है। और ये स्केल जो है ना से आपको यहाँ पे हम फिगर के द्वारा एक छोटा दिखाएं कि ये जो है बहुत बड़ा रहता है, ताकि इसके रीडिंग को हम लोग आसानी से रीड कर सके। तो ये आपको छोटा दिखाया गया है, लेकिन इसका एक एडवांटेज यही है, यह भी है कि इसका जो स्केलिंग जो किया रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। इसका स्केलिंग जो है वो बहुत बड़ा किया रहता है। यहाँ पे जगह के कमी के कारण से हम आपको स्केल जो ड्रॉ किए गए हैं ये छोटा ड्रॉ किए हैं। आप एक्चुअली में फिगर को जो ओरिजिनल फिगर ड्रॉ किया गया है, जो दिखाया गया है आगे PDF के माध्यम में, आगे देखिए ये स्केल जो है ये बड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। ये क्रॉस स्ट्रिप को यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ किए गए हैं। इसको अभी हम लोग समझें कि ये आपका ये जो है आपका फ्रंट भी इस तरीक़ा से लेंगे, इस तरीक़ा से ये आपका वर्टिकल स्ट्रिप हो गया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गया। तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रहता है। इस स्ट्रिप को हम लोग हॉरिजॉन्टल मान लिए और इस स्ट्रिप को वर्टिकल मान लिए। तो यहाँ पे दो वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसके पीछे में है ना, तो इसको इधर से ये साइड को फ्रंट भी मानेंगे, ये फ्रंट भी मानेंगे। तो इसके पीछे वाला जो स्ट्रिप है ना वो दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल हमें कितना स्ट्रिप दिखा देंगे, एक ही स्ट्रिप दिखाएंगे। और ये हॉरिजॉन्टल में एक स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल में एक स्ट्रिप दिखाई दिया है। फिर देख रहे हैं कि इस पे जो है एक फिक्स्ड ब्लॉक है, ये फिक्स्ड ब्लॉक, तो यहाँ पे फिक्स्ड ब्लॉक आ गया। इसके नीचे क्या मूवेबल ब्लॉक है, तो मूवेबल ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका हॉरिजॉन्टल ये क्रॉस स्ट्रिप यूज किए जाते हैं किसमें, सिग्मा कंपैरेटर में। अब इसका भी एक अपना एडवांटेज है, इसका यूज करने का क्या रीज़न है, तो इसको हम लोग समझेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में। तो अभी हमको सिंपल आइडिया समझ में आ गया होगा कि सिग्मा कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है।
तो यहाँ पे हम लोग अब इस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर हैविंग नोच और ग्रूव। सबसे पहले बोला गया कि सिग्मा कंपैरेटर में एक प्लंजर कंसिस्ट लगे होते हैं और उस प्लंजर के साथ हम क्या कर देते हैं, एक ग्रूव कट कर देते हैं और उस ग्रूव को हम लोग नोच भी कह सकते हैं। तो इस सिग्मा कंपैरेटर में क्या कंसिस्ट होते हैं, एक प्लंजर और उस प्लंजर के साथ ग्रूव कट किए हुए होते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक नाइफ एज इज बोल्टेड टू प्लंजर। एक नाइफ एज है, ये जो है आपका नाइफ एज है, इस तरीका से है, इस तरीके से, इस तरीके से है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, नाइफ एज बोल रहे हैं। अब ये नाइफ एज क्यों नाम बताया गया, क्योंकि नाइफ एक चाकू की तरीका से एक आपको क्या है, एज है, इसका एक तीत है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बोला गया, इस स्ट्रिप को नाइफ एज नाम दिया गया। तो ये नाइफ एज जो है प्लंजर के साथ क्या है, एडजस्ट है, और ये इस तरीका से एडजस्ट है कि नाइफ एज का जो तीत है ना, वो जो है नोच में जा कर के क्या हो जाए, एंट्री कर जाए, एक दूसरे से मैच कर जाए। तो आपको देखा यहाँ पे दिखाई दे रहा कि नाइफ एज का जो तीत है और नोच है उसी ग्रूव में जा कर के ये क्या हो गया है, फंसा हुआ है। फिर जैसे ये फंसा हुआ है तो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसके नाइफ एज को प्लंजर के साथ क्या कर देते हैं, स्क्रूइंग कर देते हैं, यानी कि स्क्रू से इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, ताकि हमारा एक्स डिस्टेंस जो रहे वो क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे, एडजस्ट रहे। फिर उसके बाद क्या, एंड नाइफ इज अटैच्ड टू नोच और प्लंजर। आपको नाइफ एज का जो नाइफ है, जो तीत है, वो प्लंजर के नोच के साथ क्या है, अटैच है। फिर आगे बोला जा रहा है, द लोअर एंड ऑफ नाइफ एज इज कनेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर इलास्टिक स्ट्रिप। यानी कहने का मतलब इन नाइफ एज का जो आपका लोअर एंड है, इन नाइफ एज का जो लोअर एंड है वो क्या रहता है, वो जो है आपको टू परपेंडिकुलर इलास्टिक स्ट्रिप, जिसके पास क्या रहते हैं, दो ब्लॉक रहते हैं, हैविंग टू ब्लॉक्स, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल। ये जो है नाइफ एज का जो दूसरा एंड जो है वो जो है दो स्ट्रिप पर क्या रहते हैं, दो स्ट्रिप से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और इस तरीके से रहता है कि ये दोनों स्ट्रिप जैसे इलास्टिक कहने का मतलब इसमें अगर कुछ फोर्स लगेगा तो इसके जो है इसमें क्या हो, डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन होकर के अगर ये फोर्स अगर रिमूव होगा तो पुनः ये जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये पुनः जो है ओरिजिनल पोजीशन में ये स्ट्रिप चला जाएगा। इसीलिए इस स्ट्रिप को कैसा मटेरियल के बनाते हैं, इलास्टिक मटेरियल के बनाते हैं। तो इसको इलास्टिक मटेरियल को क्यों करते हैं, तो इसको वर्किंग प्रिंसिपल जब आएगा तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगा तो जैसे इसमें अगर फोर्स लगाएं तो इसमें टिल्टनेस आएगा, और टिल्टनेस आएगा तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, पुनः ये चाहेंगे कि ये जो प्लंजर जो ओरिजिनल पोजीशन में जाए, तो ओरिजिनल पोजीशन में तभी जाएगा जब ये स्ट्रिप क्या रहेगा, इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ रहेगा। तो इसीलिए इस स्ट्रिप को हम लोग क्या बनाते हैं, इलास्टिक मटेरियल का बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इस नाइफ एज के एक एंड को, इस नाइफ एज के एक एंड को क्या कर देते हैं, ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रिप जिसके साथ क्या अटैच है, मूविंग ब्लॉक एंड फिक्स्ड ब्लॉक, जिसमें हम लोग मूविंग ब्लॉक के साथ इस नाइफ एज के एक एंड को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। यही बात बोला जा रहा है, द लोअर एंड ऑफ नाइफ एज इज कनेक्टेड टू टू परपेंडिकुलर इलास्टिक स्ट्रिप हैविंग टू ब्लॉक, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूवेबल। इस पॉइंट के बारे में आपको हम बढ़िया से समझा चुके हैं। फिर आगे बोला जा रहा है क्या कि ए वाई आर्म इज अटैच्ड टू लोअर ब्लॉक। ये वाई आर्म जो है इस तरीके से नहीं देख रहे हैं आपको, वाई की तरीके से इससे बन रहा है, इसको अगर ये घुमाएंगे तो इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से। तो ये जो है वाई आर्म जो है वो मूविंग ब्लॉक के साथ क्या है, अटैच किया गया। वाई आर्म इज अटैच टू लोअर ब्लॉक जो कि आपका क्या है, मूविंग ब्लॉक है, कनेक्टेड टू फिर कह रहा है इट्स वाई एंड, अनदर वाई एंड इज कनेक्टेड टू फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बैंड। यानी कहने का मतलब इस वाई एंड का दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। तो एक एंड को हम लोग क्या कर देते हैं, एक एंड को मूविंग ब्लॉक के साथ अटैच करते हैं और दूसरे एंड को क्या कर देते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बैंड। यहाँ पे आपको पूछ सकता है
कि जो बैंड यूज करते हैं हम लोग, जो हम लोग फीता यूज करते हैं, पट्टी जो यूज करते हैं, वो पट्टी जो रहता है सिग्मा कंपरेटर में वो किस मटेरियल का बना रहता है? तो आपको हमेशा याद रखना फास्फोरस, फास्फोरस ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बैंड, फास्फोरस ब्रॉन्ज का ये बना हुआ रहता है मटेरियल का। तो इस बैंड को हम लोग नाम दे रहे हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड। तो यहाँ पे जो है वाई आर्म का एक एंड जो है आपका मूविंग ब्लॉक से अटैच रहता है और दूसरा एंड जो कनेक्टेड रहता है फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड से कनेक्टेड रहता है। फिर क्या है, फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड जो है वो ड्राम के साथ, एक ड्राम के साथ अटैच रहता है। तो कह रहा है ए ड्राम इज अटैच्ड विथ दिस फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड। इस फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड के साथ एक ड्राम क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। द ड्राम कैरी पॉइंटर, और इस ड्राम के साथ देखिए यहाँ पे बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल यहाँ पे प्लस दिखाया गया इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके का सर्किल बनाया गया और सर्किल के बीच में प्लस दिखाया गया, तो ये सेंटर है। तो ये ड्रम का रेडियस जो है स्मॉल आर है और इस ड्रम के साथ क्या है, कनेक्टेड है, इस तरीके से पॉइंटर कनेक्टेड है। ये पॉइंटर जो है इस सेंटर से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस जो है, माना कि इस पॉइंटर का लेंथ है वो कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डायमेंशन शो किया गया है, ये आपका वाई आर्म का एंड ये है और दूसरा वाई आर्म का एंड ये है। तो ये दोनों को वाई आर्म का लेंथ एल ये हो गया, तो ये जो है एल जो है क्या है, वाई आर्म का लेंथ हो गया। तो इसके सारे डायमेंशन को हम लोग इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे आपको एम्पिरिकल रिलेशन समझ में दिखाई देगा, वो है मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है एल अपॉन एक्स इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे एल जो है से क्या है, एक्स जो है से आपका क्या है, और फिर आपका स्मॉल आर जो है से आपका देखिए स्मॉल आर यहाँ पे बताया गया और ये कैपिटल आर बताया गया। तो ये डायमेंशन के बारे में जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको आगे चल करके मैग्नीफिकेशन ऑफ सिग्मा कंपरेटर के बारे में स्टडी कराना है। तो आपको हमें विश्वास है कि आपको ये कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा कि सिग्मा कंपरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का होता है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में लगभग बेसिक आइडिया लग गया होगा। कुछ भी ऐसे भी एलिमेंट होंगे जिसके बारे में हम लोग किस प्रकार से काम करता है, क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में नहीं बताए होंगे। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कहाँ पे, सिग्मा कंपरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि सिग्मा कंपरेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सिग्मा कंपरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो सिग्मा कंपरेटर का किस प्रकार से काम करता है, तो इसको वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग सबसे पहले समझते हैं किस प्रकार से काम करता है। जैसे जब इस सिग्मा कंपरेटर में वर्कपीस के सरफेस पर मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, तो मूवमेंट प्रोवाइड होने के कारण जब इस वर्कपीस के डायमेंशन में अगर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो प्लंजर में क्या है, अप एंड डाउन मोशन आएगा। यानी कहने का मतलब कि इस कंपरेटर को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, यानी कि वर्कपीस के सरफेस में मूव करा रहे हैं। तो वर्कपीस के सरफेस अगर इस तरीका से रहेगा, आपका फ्लैट नहीं रहेगा, तो प्लंजर जो है इसमें अप एंड डाउन मोशन आएगा। तो जब अप एंड डाउन मोशन आएगा तो प्लंजर हमारा अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो चूंकि इसमें एक ग्रूव कट किए गए हैं, तो ये ग्रूव कट के साथ जो है एक नाइफ एज का नाइफ क्या है, कनेक्टेड है, इसमें अटैच है। तो जैसे आपका प्लंजर मूव करेगा तो आपका नाइफ एज भी क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो जब ये नाइफ एज वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करेगा तो नाइफ एज जो है वो एक फोर्स लगाएगा कहाँ पे, स्ट्रिप पे, और स्ट्रिप जो है कैसा है, इलास्टिक के मटेरियल का बना हुआ है। और इस स्ट्रिप के साथ दो ब्लॉक यूज किए गए हैं, एक फिक्स्ड ब्लॉक है और एक मूविंग ब्लॉक है। तो जैसे ही हम इस नाइफ एज को इस प्लंजर में मूवमेंट आएगा तो मूवमेंट के कारण नाइफ एज में भी मूवमेंट आएगा, और नाइफ एज में मूवमेंट आएगा तो फोर्स लगाएगा कहाँ पे, स्ट्रिप पे, और जो कि वो स्ट्रिप पे फोर्स लगाएगा तो मूविंग ब्लॉक क्या करेगा, इस तरीके से टिल्ट करेंगे। इस तरीके से ये मूविंग ब्लॉक क्या करेंगे, इस तरीके से
मूविंग ब्लॉक टिल्ट करेंगे, और ये जब टिल्ट करेंगे तो आपका जो वाई आर्म जो है वो जो है यह भी टिल्ट करेगा और इस तरीके से भागेगा, इसका वाई आर्म इस तरीके से भागेगा, तो इसका एक पॉइंट जो है सो ऊपर में जाएगा इस तरीके से। तो ये बैंड जो है से यहाँ पे आएगा, बैंड जो है से इस तरीके का फीता आपका बैंड जो है मूव करना शुरू करेगा, और बैंड मूव करेगा तो आपका बैंड जो है वो ड्रम से अटैच है और यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो आपका बैंड मूव करेगा, बैंड ऊपर जाएगा और इसका ये वाई आर्म का ये सिरा जो है ऊपर आएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये मूव करेगा तो आपका बैंड भी मूव करेगा, बैंड मूव करेगा तो ड्रम मूव करेगा, ड्रम मूव करेगा तो आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। जैसे पॉइंटर आपका मूव करेगा तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे स्केल पर क्या होगा, डिस्प्ले डिवाइसेस पे क्या मिलेंगे, आपको आउटपुट मिलेंगे। फिर जैसे ही ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो चूंकि ये स्ट्रिप जो है क्या है, इलास्टिक मटेरियल के हैं, तो इलास्टिक मटेरियल के जैसे ही है तो यहाँ पे अगर ये ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो ये क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण स्ट्रिप जो है सो पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, और ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा तो ये आपका नाइफ एज भी ओरिजिनल में जाएगा। फिर फाइनली आपका ये जो है प्लंजर जो है वो आपके जीरो पोजीशन पे चला जाएगा, आपका नीडी जो है जीरो पर शो करने लगेगा फाइनली। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन द प्लंजर स्लाइड्स ओवर द वर्कपीस सरफेस एंड इफ देयर इज एनी वेरिएशन देन प्लंजर मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। कह रहा है कि जब प्लंजर को हम लोग स्लाइड करते किस पे, वर्कपीस के सरफेस पे, और फिर देखते हैं वर्कपीस के सरफेस में अगर वेरिएशन हो रहा है तो प्लंजर जो है सेंसिंग डिवाइस है उस वेरिएशन को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, और सेंस कर करके अपना जो है अप एंड डाउन मोशन यानी वर्टिकल डायरेक्शन मूवमेंट करने लगता है। फिर कह रहा है द नाइफ एज अटैच्ड विथ ए ग्रूव और नोच। नाइफ एज का जो नाइफ है आपका तीर है वो किससे अटैच है, ग्रूव्स के साथ, प्लंजर के ग्रूव के साथ। आल्सो मूव वर्टिकली कपलिंग the slide containing lower block to डिफॉर्म ड्यू टू वाई आर्म डिफ्लेक्शन। और कह रहा है कि जैसे ही आपका प्लंजर अप एंड डाउन मोशन करेगा तो प्लंजर अप एंड डाउन मोशन करेगा तो चूंकि इसके साथ ये नाइफ एज अटैच है तो इसमें भी नाइफ एज में भी अप एंड डाउन मोशन आएगा, और नाइफ में अप एंड डाउन मोशन आएगा तो आपको देख रहे हैं कि नाइफ एज का लोअर ब्लॉक जो है मूविंग ब्लॉक है उससे नाइफ एज का लोअर एंड जो है आपको मूविंग ब्लॉक के साथ ये अटैच है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको नाइफ एज में मूवमेंट आएगा तो फोर्स लगाएगा किस पे, लोअर ब्लॉक के साथ, और लोअर ब्लॉक किसके साथ अटैच है, वाई आर्म के साथ। तो लोअर ब्लॉक मूव करेगा तो वाई आर्म भी आपको क्या करेगा, इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा। और अगर वाई आर्म मूव करेगा तो वाई आर्म को मूव करने के कारण आपको वाई आर्म के साथ क्या अटैच है, फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड अटैच है। तो यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड में जो है वो मूवमेंट आएगा, जब फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड में मूवमेंट आएगा तो आपका ड्रम भी मूव करेगा, और ड्रम मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लैंग्वेज में दिखाया, ये बताया गया है। तो ये नाउ फिर कह रहा है नाउ ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ आर्म, अभी भी बोले कि वाई आर्म में जब डिफ्लेक्शन आएगा इट्स वाई इन डिफ्लेक्टेड कॉजिंग द फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड टू मूव। और जैसे वाई आर्म में डिफ्लेक्शन आएगा तो फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड भी क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ही फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड मूव करेगा तो फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड के साथ क्या अटैच है, फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड के साथ क्या अटैच है, आपका ड्रम अटैच है। और इस ड्रम को क्या करेगा, फास्फोरस ब्रॉन्ज बैंड जब मूव करेगा तो ड्रम को भी क्या करेगा, रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा। और जब रोटेशन आएगा फास्फोरस ये ड्रम में तो पॉइंटर लास्टली आपको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और आपको आउटपुट वैल्यू आपको कहाँ देगा, डिस्प्ले डिवाइसेस पर देंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहला मैग्नीफाइंग वैल्यू जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो फर्स्ट स्टेज मैग्नीफिकेशन जो आएगा वो आएगा वाई आर्म और ये एक्स जो डिस्टेंस है इसके बीच में। तो फर्स्ट मैग्नीफिकेशन m1 जो आएगा एल बाई एक्स आएगा, एल बाई एक्स, और m2 जो आएगा वो आएगा कैपिटल R बाई आर आएगा। तो फाइनली जो है टोटल मैग्नीफिकेशन जो आपको प्राप्त होगा, टोटल मैग्नीफिकेशन जो आएगा आपको एल बाई एक्स इंटू आर बाई कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल R बाई स्मॉल आर। तो ये
मैग्नीफिकेशन लास्टली आपको मिलेगा कहाँ पे देखने को, वो आपको डिस्प्ले डिवाइसेस पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ये देख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्म जो है, वाई आर्म जो है वो बड़ा है किससे, आपको हिंज एंड नाइफ एज के, नाइफ एज से जो है ये छोटा है। तो यहाँ पे वैल्यू भी एक से बड़ा मिल रहा है, एक से बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर है जो आपका पॉइंटर का क्या रेडियस है, पॉइंटर का लेंथ भी बोल सकते हैं, और स्मॉल जो है क्या है, स्मॉल आर जो है सो आपको क्या है ड्रम का रेडियस है। तो यहाँ पे भी वैल्यू जो आएगा वो बड़ा मिलेगा। और यहाँ पे एक से बड़ा जैसे ही मिला तो एक से बड़ा इंटू वन से बड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको मैग्नीफाई करके वैल्यू देगा। तो यहाँ पे सिग्मा कंपैरेटर का मैग्नीफिकेशन का टोटल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, आपका एल बाई एक्स इंटू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ये आपको मैग्नीफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ सिग्मा कंपैरेटर एम इज इक्वल टू एल बाई एक्स इंटू आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ये जो है सेकेंड स्टेज क्या है मैग्नीफिकेशन, ये फर्स्ट स्टेज मैग्नीफिकेशन मिला। एल जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ आर, वाई आर्म जो है उसका इफेक्टिव लेंथ है आपका इस तरीका से बना हुआ था, इस तरीका से। तो यहाँ से यहाँ के बीच में दो इंड के बीच का जो लेंथ हो रहा था वही आपका आर्म लेंथ हो रहा था एल। फिर एक्स क्या है, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज टू नाइफ एज, जो हिंज है हिंज है आपका इस तरीका से स्ट्रिप है। तो यहाँ से लेकर के नाइफ एज यहाँ, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस यही आपका एक्स है। फिर उसके आर क्या, पॉइंटर रेडियस, कैपिटल आर जो है आपका पॉइंटर रेडियस या पॉइंटर लेंथ बोल दिए, स्मॉल आर जो है वो डायमीटर ड्रम रेडियस है। तो आपको मैग्नीफिकेशन, वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिग्मा कंपैरेटर क्या होता है। तो इसका पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या क्या होता है, इट्स स्केल इज बोल्ड एंड लार्ज ड्यू टू विच रीडिंग कैन बी इजीली डन। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कंस्ट्रक्शन में कि सिग्मा कंप्यूटर का जो आपका डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं वो बहुत लार्ज और बोल्ड होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि हम इस पे क्या कर सके, इजीली रीड कर सके। तो ये मेरा क्या है, इसका एडवांटेज है कि इसका जो स्केल जो रहते हैं बोल्ड रहते हैं और लार्ज रहते हैं, जिसके कारण हम लोग इजीली रीडिंग को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर, इसके लिए कोई भी आपको बाहरी बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो ये इसके लिए हमारा एडवांटेज है। आपका क्या होगा, पावर का कॉस्ट जो होगा वो बचेगा। फिर अगला कह रहा है कंस्ट्रक्शन इज रोबस्ट एंड कॉम्पैक्ट, ये जो है से बहुत ठोस एंड मजबूत होते हैं, ताकि इसको कहीं भी अगर ले जाना रहे तो आसानी से लेकर के चले जाए। और अगर किसी तरीके से टीयर एंड बियर होने के चांसेस है तो ठोस एंड कॉम्पैक्ट होने के कारण, रोबस्ट एंड कॉम्पैक्ट होने के कारण ये इसमें टीयर एंड वियर होने के चांसेस क्या होगा, बहुत कम रहेगा, जो कि ये भी इस प्रकार इसका क्या है एक एडवांटेज है। फिर आगे कह रहा इट इज़ हाईली एक्यूरेट, ये जो है आपको डायल इंडिकेटर से ज़्यादा क्या है एक्यूरेट है। लिस्ट काउंट अप टू 0.25 माइक्रो इज अवेलेबल, इसमें लिस्ट काउंट जो है आपको, चूँकि ये देख रहे हैं बहुत क्या है हाईली एक्यूरेट है, तो इसमें लिस्ट काउंट कहाँ से कहाँ कितना तक प्राप्त हो जाता है, 0.25 माइक्रोमीटर तक इसमें आपका लिस्ट काउंट अवेलेबल होता है। तो इस तरीक़ा से इसका एडवांटेज हुआ किसका, सिग्मा कंपैरेटर का। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे। ड्यू टू मोर मूविंग पार्ट, इसमें जो है मूविंग पार्ट ज़्यादा होने के कारण ये जो है कंसिडरेबल वियर एंड टीयर टेक प्लेस, इसमें जो है मूविंग पार्ट की जगह पे आपको टीयर एंड वियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपका मूविंग पार्ट देखने को मिलता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, लेस सेंसिटिव ड्यू टू फ्रिक्शन बीइंग प्रेजेंट इन द मूविंग पार्ट, यहाँ ये जो है लेस सेंसिटिव होते हैं, क्यों, फ्रिक्शन होने के कारण ये लेस सेंसिटिव होते हैं। मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन होने के कारण ये जो रहता है वो लेस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन इससे जो आपका वैल्यू जो आएगा वो आपको कंपैरिजन करके बताएगा, वो हाईली एक्यूरेट भी बताएगा। इसका ये एक्यूरेट हाईली बताता है, ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये सेंस जो करता है वो कम करता है, सेंसिंग बहुत कम, आउटपुट जो है रीडिंग को बहुत जल्दी नहीं कर पाता, ये इनपुट रीडिंग को जल्दी सेंस नहीं कर पाता है, तो इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरीक़े से हम लोग सिग्मा कंपैरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फिर मैग्नीफिकेशन
के बारे में स्टडी किए हैं। ये आपका सिग्मा कंपैरेटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो किया गया है। फिर उसके बाद अगर ये स्ट्रिप में आपको इमेजिन नहीं हो रहा होगा तो इस स्ट्रिप और फिक्स्ड ब्लॉक मूविंग ब्लॉक को इमेजिन करने के लिए एक लास्ट फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है क्रॉस स्ट्रिप हिंज दिखाया गया। इस तरीक़े से आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझ सकते हैं। तो आज लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विद DLP।